नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2022 से 23 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में पेश किया और हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज के नाम महिला पुरस्कार देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम ने कई और ऐलान भी किए। वहीं बजट को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सीएम मनोहर लाल से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद बहुत। सर, महिलाओं को खास तौर पर जिस तरीके से महिला दिवस के ऊपर जो है बजट पेश किया, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में? देखिए, चूंकि कल संयोग से महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और उस दिन हमने एक विशेष जो घोषणा की कि हरियाणा की हमारी बेटी श्रीमती सुषमा स्वराज, जो न केवल हरियाणा बल्कि देश और दुनिया में जो प्रख्यात हुई, तो उनके नाम से हमने एक पुरस्कार की घोषणा की है जिसका 5 लाख रुपए राशि मिलेगी, जो सर्वश्रेष्ठ महिला। उस नाते से ये एक बड़ा काम हमने किया। इसी के साथ साथ हमने महिलाओं को उद्यमिता में आगे लाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप उनको मिले। अभी तक वो गृहिणी जो अधिकांश महिलाएं हमारी गृहिणी इस रूप में ही काम करती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, नौकरी में भी जा रही हैं, खेलों में भी जा रही हैं, शिक्षा में भी, विज्ञान में भी, सब जगह बहुत आगे निकल रही हैं। सामान्य महिलाएं जो हैं वो रोजगार के नाते से आगे बढ़ें, कहीं इंडस्ट्री लगाएं, कहीं व्यापार करें, दुकान करें। इसके लिए हमने विशेष योजना बनाई है ताकि उनको कुछ ऋण के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन, उसको ब्याज की राहत, ये हम देंगे और उनकी ट्रेनिंग जो करानी होगी वो कराएंगे ताकि महिलाएं भी इस जगत में एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए। 3 हमने महिलाओं के लिए कॉलेज की भी घोषणा की है कल, तो वो भी एक उनकी मांग थी। मांग के हिसाब से हालांकि अब 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह कॉलेज जो है उसकी स्थिति बन गई है। कल भी जो कॉलेज हमने खोले हैं उसमें 1-1, 2-2 किलोमीटर की जिसको कहना चाहिए रिलैक्सेशन दे करके, और वो हमने किया है। सर, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र में जो बीते वर्ष जो बजट था उससे बजट जो है उसको बढ़ाया गया है, किस तरीके से देखते हैं, खास तौर पर किसानों को रुझाने के लिए या फिर किसानों की जिस तरीके से उनको वृद्धि है, अच्छे तरीके से वो काम कमा सकें, साथ ही साथ फसलों के ऊपर ध्यान दे सकें, क्या कुछ खास है किसानों के लिए? देखिए, हरियाणा में चूंकि जमीन तो सीमित है, बल्कि कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, इंडस्ट्री लग रही है या रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो जमीन तो उससे कम होती जा रही है, लेकिन परिवार बढ़ते जा रहे हैं, जो जोत है वो और छोटी होती जा रही है। तो छोटी जोत वाले किसान को कृषि के अलग उनको जो आय के व्यवसाय किए जा सकते हैं, मशरूम फार्मिंग है, बी कीपिंग है, पशुपालन है, मछली पालन है, इस प्रकार के फ्लोरिकल्चर है, तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे विषय, और जो छोटे किसान हैं एफपीओज में आकर के इकट्ठे मिलकर के काम करें, उनको मार्केटिंग की ठीक से व्यवस्था मिल जाए, फिर डाइवर्सिफिकेशन करके कैश क्रॉप्स के ऊपर वो आए, तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो। प्रगतिशील किसानों को जिम्मे लगाया कि छोटे किसानों को साथ ला करके जैसे अपनी इनकम का ध्यान करते हैं, ऐसे छोटे किसानों की इनकम को बढ़ाएं। और साथ में प्राकृतिक खेती, आज जो जहरीली खेती खास करके केमिकल फर्टिलाइजर्स या खरपतवार या पेस्टिसाइड्स, इसका जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किए बिना हम प्राकृतिक खेती करेंगे, पशुपालन करके उसके जो खाद बनाया जा सकता है, अच्छे कई प्रकार के खाद बनते हैं, उसके ऊपर भी हमने ध्यान करना शुरू किया है। उसके लिए अलग से बजट इस बार तय किया है, तो किसान की आय डबल हो। प्रधानमंत्री जी जैसे कहा, हमने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। जो खरीद नहीं पाते हैं उसके ऊपर भावांतर भरपाई योजना देते हैं। इस बार हमने जो रबी की मक्का है उसके ऊपर भी एमएसपी लागू किया है। अभी खरीफ की मक्का के दोनों सीजन में होते हैं, तो उसको भी एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। बहुत हमने उसमें सुविधाएं घोषित की और बजट भी बढ़ाया है, और मैं मान के चलता हूँ किसान की आय काफी बढ़ रही है, उसके खर्चे कम हो रहे हैं, उसको हम निश्चित रूप से डबल आय का जो हमारा पैमाना है, अभी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसको बैरोमीटर से नापा जा सके। किसान खुशहाल हो जाए, किसान को ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े, किसान अपनी घर की परिवार की जो सामान्य आवश्यकता उसको पूरी कर सके, यही एक पैमाना है जिसको हम कह सकते हैं किसान खुशहाल है। कोरोना काल में जो है हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की काफी ज्यादा कोशिशें की गई। मौजूदा समय में अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो क्या कुछ जो नई चीजें जो है, सौगात जो है प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगी? देखिए, आपने बजट में देखा होगा कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए 4 जो जिले बचे हुए थे, पलवल है, फतेहाबाद है, चरखी दादरी है, पंचकुला है, इन चारों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। जितने नए मेडिकल कॉलेज पहले घोषित हुए, अंडर कंस्ट्रक्शन है या ये नए, इन सब में नर्सिंग कॉलेज साथ में खुलेंगे, पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा, पीएचसी और सीएचसी लेवल को भी उसके लेवल को ऊंचा किया जाएगा, और साथ में
आयुर्वेद को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियां नहीं लगती हैं। खास करके कोरोना का पीरियड में देखा कि हर व्यक्ति जिसका फेफड़े कमजोर थे वो जो है ज्यादा प्रभावित हुआ। तो ऐसे ही आयुर्वेद के माध्यम से कुछ चीजें हम अच्छी कर सकते हैं, लोगों का खान पान अच्छा हो, वेलनेस सेंटर्स खुले, और उसके कारण से हमारा हेल्थ का बजट भी कम होगा। और ये प्राचीन पद्धति है, वो वेल टेस्टेड पद्धति है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को मिला करके मिश्रित एक कोई ना कोई पद्धति बने जिसमें से हम आगे बढ़ाएंगे। सर, जल्द ही जो है अप्रैल के अंत में जो है नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है खासा फोकस जो है बजट के अंदर किया गया है। अगर हम बात करें नगर परिषद नगर पालिकाओं की, ग्राम पंचायतों की, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश जो है वो काफी उसके ऊपर जो है फोकस किया गया है। ये बात तो ठीक है कि अभी जल्दी ही अर्बन लोकल बॉडीज के कुछ जगह के चुनाव है, लेकिन हम कभी भी अपने बजट को चुनाव केंद्रित कभी नहीं करते। हमारा बजट, पहला बजट था तब भी ऐसा ही था, दूसरा बजट तब भी ऐसा ही था, तीसरा भी, और आगे भी ऐसे रहेंगे। ये चुनाव तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं 6 महीने में, साल में आते ही आते रहते हैं। अभी अर्बन लोकल बॉडीज के हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, फिर 2-2.5 साल के बाद विधानसभा के, पहले 2 साल के बाद लोकसभा के आएंगे, फिर 2.5 साल के बाद विधानसभा के आएंगे, और चुनाव में कभी कारपोरेशन के चुनाव आएंगे। तो चुनाव साल में कोई ना कोई आता रहता है। कभी भी हमने बजट को चुनाव को ध्यान में रख करके कभी नहीं किया। हाँ, जनहित में जो जरूरी है वो करेंगे, और जब जनहित का काम करेंगे तो हर चुनाव में लाभ हमको मिलेगा ही। सर, बजट की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है। उनका कहना है कि मनोहर सरकार जो है वो आगे दौड़ो और पीछे छोड़ो, इस नारे के साथ जो है वो बजट पेश कर रही है। जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं हो तो ऐसे लोकोक्तियां जो हैं और इस प्रकार के प्रवर्ब बोलते रहते हैं। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे बजट के भाषण के बाद विपक्ष क्या कहेगा, रटे रटाए वाक्य उनके पास पहले से तैयार हैं। बजट को पढ़ करके कभी वो बोलते नहीं है। अब यहाँ तक एक नेता ने बोल दिया कि एसवाईएल के लिए कुछ नहीं किया, जबकि एसवाईएल का 100 करोड़ रुपए का बजट आज भी तय है, 145 पेज के ऊपर वो लिखा हुआ है। बजट पढ़ा नहीं, आगे बोल दिया। उनका मेडिकल कॉलेज जो है, 4 मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ में कैसे बनेंगे? मेडिकल कॉलेज बनने का कोई एक ही साल में नहीं बनते हैं, 3 महीने में तो उसकी डीपीआर बनेगी, फिर उसके टेंडर होंगे, चलते चलते 3 साल के प्रोजेक्ट हैं, और पहले साल में तो एक नॉमिनल राशि उसके लिए रखी जाती है। फिर भी टोटल मिलाकर के मेडिकल एजुकेशन की 1400-1450 करोड़ रुपए की राशि हमने सुरक्षित रखी है। सर, एक अंतिम सवाल की 8 कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा की तर्ज पर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी फायदेमंद रहेंगी? देखिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें सब लोगों से परामर्श लेना होता है। हमने इसके लिए जनता से, स्टेक होल्डर से, विपक्षी नेताओं से, सबसे परामर्श किया, और जैसे मैंने बताया 550 के लगभग सुझाव आए। बहुत से लोग, बहुत सुझाव हमने उसमें मान्य किए। फिर भी बजट की घोषणा होने के बाद उसमें भी जितने विधायक हैं उन सब की कमेटियां बना करके उनके सामने रखेंगे। अगर अच्छे सुझाव अब भी आते हैं, ये ठीक है, बजट का साइज यही रहेगा, लेकिन उसमें हेड्स बदलना है, प्रायोरिटीज बदलनी है, ये काम उनको दिया जाएगा। जो रिपोर्ट देंगे उसके बाद कितनी उसमें अच्छी हमको लगता है कि ये जनहित में और बदलाव किए जा सकते हैं तो उसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है इस बार का बजट जो है वो पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर जो 8 कमेटियां गठित की गई हैं उसके प्रारूप को भी, जो वहां से जो सुझाव पेश लाए जाएंगे उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन। हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बजट को समृद्ध, समर्थ और स्वस्थ हरियाणा की तस्वीर करार दिया। कहा कि बजट में झज्जर जिले को भी कई परियोजनाएं मिली हैं। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। खेल और राजनीति में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर न केवल प्रदेश को बल दिया बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम किया है। मेहनत से बनाया हुआ जो है संग्रहालय है, जैसा संग्रहालय का सामान है उसका उचित प्रस्तुतिकरण की जगह अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब वो अपनी जगह पे आएगा, एक तरह से गुफा में से निकल के। तो ये जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी, इसमें उस समय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी भी आए थे, और बार बार हम जो है जब भी कोई मौका था इस बात का आग्रह करते थे। और इसमें एक बाधा थी जमीन की। पहले तो वो बाधा दूर हुई, 7.5 एकड़ जमीन जो पहले जिसको हुड्डा कहते थे,
तो उसने ले रखी थी। वो ज़मीन हम हुड्डा से वापस कराने में कामयाब हुए, नहीं तो और 3 महीने का रोड़ा था। स्वामी जी का फोन आता था, वह फिर क्रेन आ जाती थी, फिर उल्टी हटवाते थे। अब परमानेंट मुझे याद है, स्वामी जी को भी याद होगा, मैंने कहा स्वामी जी वक्त है। हाँ जी है। आगे बालाजी जोशी साहब से हाँ, ये काम मका अपना बढ़ेगा, अधिकारी भी अनुकूल है और जो है ना समय भी। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस एसएसपी रॉयल एमरल्ड फार्म का उद्घाटन किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और फार्म हाउस खोल हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों के परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे नतीजे आएंगे, यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। देखिए, मैं शुरू से ही खेती बाड़ी का शौक रहा है, तो जिस तरह से अभी कोरोना काल रहा और इसमें मैं तो पहले से ही अपने ऑर्गेनिक सिस्टम पे चल रही थी। और मेरा जो यहाँ पे ज़मीन है उसको, जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा चाहते थे कि हम ऑर्गेनिक खेती की जाए, तो उन्होंने शुरुआत की थी और इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो मैंने हमारे यहाँ अभी तो 10 तरह के तो फल हैं ऑर्गेनिक, जिसमें अंजीर, आड़ू, चीकू, मौसमी और अमरूद और ये चीज़ें हैं। और 15 तरह की हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां भी लगी हुई हैं। और बाकी हमारी जो आगे ज़मीन है इसी के साथ लगती, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि अनाज और ऑर्गेनिक सिस्टम सारा हो। भिवानी में हरियाणा रोडवेज विभाग ने ई टिकट प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है। परिचालकों के फ्रॉड और यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए रोडवेज विभाग जिले में ई टिकट लागू करेगा। इसके लिए भिवानी डिपो से 7 कर्मचारियों को चंडीगढ़ में ई टिकट प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस मामले में यातायात प्रबंधक भारत सिंह परमार ने इस विभाग में फीड हो जाएगा और ये भी पता रहेगा कि यात्री ने कहां से कहां तक यात्रा की है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन को अलग से फ्री कार्ड भी दिया जाएगा। भिवानी डिपो से 7 कर्मचारी ई टिकटिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जाएंगे वहां पे और इसके ई टिकटिंग के बारे में ट्रेनिंग लेके आएंगे। किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार आमदन को फायदा होगा सर इसका? इससे देखिए, एक तो है ना, जो कई बार शिकायतें आती थी कंडक्टर द्वारा फ्रॉड की, टिकट ना देने की, और ये ऐसी समस्याएं सभी दूर होंगी। ई टिकटिंग के द्वारा एक निर्धारित टाइम और निर्धारित स्टॉप से पता चल सकेगा कि भाई कहाँ से बैठा है और कहाँ की टिकट इसने ली। तो आपको बता दें कि डिपो के 7 कर्मचारी ट्रेनिंग लेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चलिए, आप खबर इंद्री से है, जहां स्टेट पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 खिलाड़ियों ने 3 पदक हासिल किए हैं। जानकारी देते हुए जिम संचालक पंकज सैनी ने बताया कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के साथ साथ वो खुद भी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। वहीं विजेता हुए तीनों खिलाड़ियों का 7 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित होने वाले नॉर्थ इंडियन चैंपियनशिप के लिए चयन हो गया है। ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें सभी प्रदेशों में खिलाड़ी भाग लेंगे। सभी प्रदेशों से आयोजित और 1 साल से पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हमने 4 कंपटीशन खेल चुके हैं अब तक, जिसमें 3 में सिल्वर, 1 में ब्रॉन्ज और 1 में गोल्ड मेडल है मेरा। तो पहले कहाँ पर खेल के आए आप? पिछले संडे का कंपटीशन था जो ये करनाल में था, रामलीला ग्राउंड में, जहाँ डेड लिफ्ट में मैंने 200 kg वजन उठाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उससे पहले कहाँ पर गेम में? उससे पहले मुंदरी में कैथल में है जो, वहाँ हमारा कंपटीशन था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया।
चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 2 दलाल और एक झोला छाप डॉक्टर को 30,000 नकदी और 85 MTP किट्स के साथ तीनों को टीम ने पकड़ा। साथ ही पुलिस को इसकी सूचना देते हुए जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सिविल सर्जन कैथल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो हमने ज्वाइंट टीम बनाई, जिससे डाउट देखा हुआ हमारे कुरुक्षेत्र की टीम ने तैयार किया। और हमारे को भी पहले ये नहीं पता था कि कहाँ करवाते हैं वो। जो डाउट देखे हुए तैयार करने के बाद जो दलाल था सुखदेव नाम का, जो कुरुक्षेत्र में सलारपुर रोड पर रहता है, उसके घर में अल्ट्रासाउंड करवाया गया। अपने सलारपुर रोड पर घर है उसका, तो उसमें एक झोला छाप डॉक्टर था मोहम्मद नदीम अहमद, जो शामली यूपी से एक पोर्टेबल मशीन और प्रोब लेके आया हुआ था। तो उसने अल्ट्रासाउंड करने के बाद फीटस फीमेल बताया गया उसके द्वारा। तो 30,000 रुपये में डील हुई थी। तो 30,000 रुपये हमारे रिकवर हो चुके हैं। 10,000 रुपये सुखदेव से जो दलाल था, और 20,000 रुपये सो कॉल डॉक्टर मोहम्मद नदीम अहमद से। हमने इन दोनों को पकड़ लिया मौके पे, और 30,000 रुपये भी रिकवर हो चुके हैं, और मशीन, पोर्टेबल मशीन और प्रोब भी रिकवर हो चुका है। इसके साथ साथ एक तीसरा दलाल तिलक राज, उसको भी पकड़ लिया गया है। हिसार में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने की आशंका को लेकर किसान काफी चिंतित हैं, जिसके चलते किसान पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्रम रखकर डीजल इकट्ठा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यूक्रेन रूस के युद्ध और यूपी चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से उनकी कमर टूट जाएगी। वहीं उनकी सरसों और गेहूं की फसल का सीजन बिल्कुल करीब है, इसलिए किसान डीजल का स्टॉक करने में जुटे हैं। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों की माने तो उनकी बीते 2 दिन से रोजाना की सेल 2 गुना हो गई है। हर एक किसान 500 से 1000 लीटर तक डीजल खरीद रहा है। इस दौरान डीजल स्टॉक करने की प्रक्रिया के चलते छोटे शहरों में खाली ड्रम की कीमत भी 2 गुना हो गई है। जो ड्रम 700 से 800 रुपए में मिलता था, वहीं खाली ड्रम 1500 रुपए का मिल रहा है। जी डीजल ले रहे हैं 500 लीटर। 500 लीटर इतने का क्या करेंगे? क्या करें, गेहूँ निकालेंगे, कणक निकालेंगे, वो सरसों निकालेंगे जी। तो एक साथ इतना डीजल क्यों ले रहे हैं? महंगाई के कारण है, डीजल बदलने वाला है ये। मैंने सोचा 2 पैसे बचत हो जाए। तो डीजल के रेट बढ़ेंगे इसलिए आप पहले ले रहे हैं? हाँ पहले ले रहे हैं जी। ये 500 लीटर कितने का आएगा? ये 50,000 रुपये आएगा ये कम से कम। तो ये पहले स्टॉक रहे हैं कि रेट बढ़े तो आपको महंगा ना पड़े? महंगा ना पड़े जी। देखिए नूप जी, ऐसा है कि अभी कच्चे तेल के भाव काफ़ी ऊपर चले गए हैं। इस वजह से मीडिया में और सोशल मीडिया में भी काफ़ी इस चीज़ की वायरल हो चुकी है कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने की वजह से अभी इस तेल में और बढ़ोतरी आएगी। परंतु इलेक्शन की वजह से सरकार रुकी हुई है। इस आशंका को चलते अभी काफ़ी हद तक लोग अपना तेल का स्टॉक कर रहे हैं। इस वजह से तेल की बिक्री में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। लगभग 2 गुना तेल की बिक्री आज के दिन हो रही है। ज़्यादा हो गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।